गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवधेश सर अपने फंडामेंटल राइट के क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जिसमें हम लोग अनुच्छेद 12 से, ठीक है, स्टार्ट किए थे क्लास को और पहुँचे थे हम लोग अनुच्छेद 20 तक, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग आज देखा जाएगा अनुच्छेद 21 को, ठीक है। अनुच्छेद 21 तो क्या कहा गया है अनुच्छेद 21 में, इस बातों को आज हम लोग समझते हैं, ठीक है। और मैंने कहा था कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा, कोई भी जो है क्वेश्चन होगा, आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कल के वीडियो में भी मैंने बोला है, ठीक है। तो देखा जाए अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया है। तो यहाँ बच्चों लिखते हैं पहले अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, ठीक है। अब इसमें है क्या, इसमें जीवन जीवन जीने का, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। इसके बारे में बच्चों बताया गया है, जीवन जीने का अधिकार के बारे में। तो अब जीवन जीने का अधिकार क्या, ठीक है, क्या बात है, इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे, हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखें तो क्या कहा गया अनुच्छेद 21 में, कहा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को उसके उसके प्राण एवं दैहिक दैहिक स्वतंत्रता के के अधिकार से विधि द्वारा विधि द्वारा स्थापित स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित वंचित किया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा अन्यथा नहीं, ठीक है, नहीं। अब इस बात को बच्चों हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा। तो हम लोग पहले बच्चों यहाँ समझ लें कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण, ठीक है, एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहां हम जरा समझें कि किसी व्यक्ति का प्राण की स्वतंत्रता और शारीरिक स्वतंत्रता यानी कि दैहिक बॉडी की बात कर रहा है, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता उसको छीनने की बात कर रहा है कि छीना जाएगा, मगर कब, जब उस व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जो अधिकार है, ठीक है, वो प्राप्त हो तब। और आसान शब्दों में अगर हम जाएं तो इसका यहाँ पे सेंस ये है कि बच्चों जैसे कोई भी व्यक्ति अपराध कर दिया, चाहे मैंने किया चाहे आपने किया, किसी ने भी किया, तो अगर वो अपराध कर रहा है तो अपराध करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि पुलिस वाले उसको कहीं से भी अरेस्ट किए तो अरेस्ट करके उसको ले जाके अपने थाने में ही फांसी पे चढ़ा दिया, या फिर थाने में ही उसको जो है 5 साल बंद रखे रह गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। तो होता क्या है, तो हम लोग के जीवन में जो आम तौर पे बच्चों चीजें घटित होती है ना, बस उन्हीं को यहाँ पे समझना है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो किस तरह से वो सजा पाता है, ठीक ना, यानी कि फांसी पाना या जेल जाना, ठीक है, और पुलिस का पकड़ना, उसके बीच की जो प्रक्रिया है वही क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक। अब किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो होगा क्या, पुलिस ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के सीधे जो है फांसी चढ़ा देगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उसको उपस्थित करेगा कहाँ, मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक। और मजिस्ट्रेट जो है वो देखेगा सबूतों को, ठीक है। अब तारीख पढ़ेंगे, ठीक है, केस चलेगा, सुनवाई होती रहेगी। तो मैं एक फाइनल बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो देखेगा जज, ठीक है, मजिस्ट्रेट देखेगा सबूत, और सबूतों के आधार पर वो डिसाइड करेगा कि इसका अपराध कैसा है, ठीक है। तो अब हमारे वहां पे जो
आईपीसी सीआरपीसी हैं उसके बेस पे क्या सजा बनती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग न्यायाधीश क्या करेगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको, ठीक है, सजा सुनाएगा। सजा में भी क्या सजा, अगर अपराध की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, जघन्य अपराध है, तो ऐसी स्थिति में उसके इस स्वतंत्रता को छीन लेगा, प्राण की स्वतंत्रता को। तो प्राण की स्वतंत्रता छीन लिया अगर मजिस्ट्रेट, तो इसका मतलब क्या है कि उसको फांसी की सजा दे दिया। और अगर दैहिक स्वतंत्रता छीन लिया तो इसका तात्पर्य क्या है, उसका अपराध बहुत जघन्य नहीं था, ठीक है, कम था, तो उसने क्या किया, उसको जेल भेज दिया, ठीक है, जेल भेज दिया। तो अब चाहे 5 महीना के लिए भेजे, 1 साल के लिए भेजे, 2 साल के लिए भेजे, ठीक है, वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो अब ये स्वतंत्रताएं तो छीनी जा रही हैं, मगर इसमें मेन बात क्या है, कह रहा है कि छीना तो जाएगा उसका ये अधिकार, ठीक है, उसको वंचित तो किया जाएगा, परंतु कब किया जाएगा, जब उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जो अधिकार हैं वो उसको प्राप्त हुए। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, तो आप देखोगे बच्चों कि पुलिस अरेस्ट करती है तो वो खुद सजा नहीं देता है, ठीक है, वो खुद जो है सजा नहीं देता, होता क्या है, तो फिर हम देखते हैं मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करते हैं। अब उपस्थित करते हैं तो उपस्थित करने की एक टाइमिंग भी है, ठीक है, उपस्थित करने की एक टाइमिंग भी है। क्या टाइमिंग है, तो टाइमिंग क्या है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना है, उस व्यक्ति को उपस्थित कर देना है, ठीक है। अब ये क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक। वो व्यक्ति अपराध किया है, ठीक है, तो जब तक अपराधी वो साबित नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक वो सजा नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अपराधी साबित कैसे हो जाएगा, तो जिस पीड़ित के लोग, ठीक है, वकील को हायर किए रहेंगे, वो वकील क्या करेगा, पीड़ित पक्ष की तरफ से केस लड़ेगा, और जिसने अपराध किया है उसे भी सरकार क्या करेगी, ठीक है, या उसके परिजन क्या करेंगे, वकील करेंगे, वकील क्या करेगा, केस लड़ेगा, तो दोनों वकील केस लड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों अपने अपने पक्ष को जो है बचाने का प्रयास करेंगे। तो अब इसमें जज क्या करेगा, सबूत देखेगा और सबूतों के आधार पर क्या करेगा, वो सजा सुनाएगा। तो अब संसद ने जो कानून बना रखा है उसको देखेगा, और प्लस जो है न्यायालय ये भी देखेगा कि किस परिस्थिति में इसने अपराध किया, ठीक है, किस परिस्थिति में अपराध किया है। अब जैसे 5 लोगों की अगर इकट्ठे हत्या कर दी जाए तो अमूमन लगभग ये नरसंहार वाली बात हो गई, तो ये किस श्रेणी में आ गया, ये मर्डर वाला केस, ठीक है, और इसमें लगभग स्थिति ये बन सकती है कि फांसी की सजा उसको हो जाए, ठीक है, जिसने मर्डर किया। मगर न्यायालय सिचुएशन देखता है, परिस्थिति देखता है, अगर वो 5 नहीं 7 लोग अगर वो लुटेरे हों तब, और उसको आए हों लूटने के लिए, मारने के लिए, मगर वो अपने सेल्फ डिफेंस में क्या किया, उन 7 को मार दिया, तो क्या वो फांसी चढ़ जाएगा, नहीं, ठीक है। हमारे संसद ने वो अलग बात है, कानून बना रखा है, ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है, कोर्ट को ये भी पावर दिया गया कि आप परिस्थितियों को भी देखिए कि किस परिस्थिति में अपराध अगले ने किया है, अपराध को बढ़ावा देने के लिए किया है, या अब उस समय उसके द्वारा किया गया कार्य चाहे गलत या चाहे सही, वो किस स्थिति में किया गया, उसकी मजबूरी थी या स्वेच्छा, ठीक है। तो इन परिस्थितियों को देख के न्यायालय क्या करता है, सजा सुना, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो हम तो उन अपराधियों को, ठीक है, जिसने अपराध किया है, जो ये सुविधाएं मिलती है ना, उसी को कहते हैं बच्चों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यही बात बोला है कि किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा या जेल की सजा, मैं और आसान शब्दों में कहूं, फांसी की सजा यानी मृत्युदंड की सजा या कारावास की सजा दी जाएगी, परंतु कब दी जाएगी, जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया, और अगर इसका पालन नहीं किया गया तो फिर उसको सजा नहीं दी जाएगी। यही बात बच्चों अनुच्छेद जो है 21 कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा अगर हम हायर जाएंगे ना, थोड़ा सा अगर हम हायर जाएंगे, तो मैंने क्या बोला आप लोग से, कल की क्लास में ही मैंने बोला था कि जो आप लोग का लेवल है मैं उस लेवल से थोड़ा ऊपर ही दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी अभी इस 21 के फंडामेंटल राइट का अगर पूछा जाए कौन सा आर्टिकल सबसे ब्रॉड है, तो आर्टिकल 21, ठीक है। लिखा क्या है, जीवन जीने का अधिकार। इस जीवन जीने के अधिकार में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, ठीक है। एकांतता का अधिकार 21 में शामिल, ठीक है। भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार, मेनका गांधी का केस, ठीक है, 21 में शामिल, ठीक है। स्वच्छ वायु का अधिकार, भाई वायु नहीं स्वच्छ है
तो जीवन कैसे वो जी पाएगा, हम आप जीवन कैसे जी पाएंगे, ठीक है। तो स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार वो किस में है, 21 में है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी सारी चीजें बच्चों यहाँ पे जुड़ती हैं, तो वो आपके लेवल से थोड़ा हायर जाएगा, इसलिए उन सारी बातों को मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैंने हालांकि चर्चा कर दिया है। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप नोट कर सकते हैं, या फिर मैं जो पीडीएफ दूंगा उसमें मैं इसको मेंशन करूँ, ठीक है। चलिए, तो ये अनुच्छेद 21 जो है बच्चों क्लियर होता है। और अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में आएंगे, तो 21 से 22 में नहीं आ जाएगा, क्योंकि बीच में एक आर्टिकल जुड़ेगा, ठीक है। और वो आर्टिकल क्या होगा, 21A। और अगर हम बात करें इसको हिंदी में तो 21 का, ठीक है। क्या है 21 का, देखते हैं जरा, ठीक है। तो अब यहाँ बच्चों हम देखेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 21 का, ठीक है, 21 का। अब इसमें क्या है, शिक्षा का शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शिक्षा के अधिकार की बात किया है। अब कौन से शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है, किसके शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बात हो रही है किसके शिक्षा की, कि जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात हो रही है, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान पूछता है हमसे किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया। तो बच्चों 86, ठीक है, अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। हम अभी इस बात को देखते हैं, ठीक है। मगर इसकी 21A की लाइन क्या है पूरी, ठीक है, तो इसको जरा देख लें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब क्वेश्चन बनेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे गलतियां होंगी। मैं अभी आप लोग को यहाँ पे क्लियर करूंगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक होगा, और ठीक ठाक विद्यार्थी जो है यहाँ पे गलतियां करते हैं। मैं अभी 21A के बाद अभी मैं चर्चा करूंगा 45 का, आर्टिकल 45 डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व का, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आर्टिकल है, ठीक है, 51A, ठीक है, और लास्ट फंडामेंटल राइट उसका 11, ठीक है, उसकी भी चर्चा अभी मैं करूंगा, ताकि जो है डिफरेंट जो है आपको यही क्लियर रहे, और आप आगे जो है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो सब तो देखते हैं हम लोग पहले लाइन इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य का राज्य का यह यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क निशुल्क एवं 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 अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे, ठीक है बच्चों। अब ये एक्ट जो है ये किस अमेंडमेंट के द्वारा आया, तो बच्चों यहाँ देखो, तो 86वां संविधान 86वां संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है, 2002 के द्वारा जो है ये 21A जो है हमारे संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक। तो शामिल कर दिया गया, तो 2002 से ये जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अधिकार जो है शिक्षा का, ये उसी समय लागू नहीं हुआ, ठीक है। ये लागू कब हुआ, तो अब देखो इसको अगर हम देखें, तो यह यह अधिनियम अधिनियम 1 अप्रैल 1 अप्रैल
2010 से 2010 से प्रभावी हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब हम देखें अगर, तो क्या कह रहा है कि राज्य का, ठीक ना, राज्य का यानी कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको निःशुल्क, ठीक है, एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्या वास्तव में 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, क्या उनको वास्तव में निःशुल्क शिक्षा मिलती है? बिल्कुल मिलती है। कैसे बच्चों? प्राइमरी स्कूल जो है गवर्नमेंटेड, भाई गवर्नमेंट की योजना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही लागू होगी, इस बात की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक, तो अब अगर हम देखें तो प्राइमरी स्कूलों में आप लोग सब लोग जान रहे होंगे कहीं किसी भी प्रकार का, ठीक है, एडमिशन का या मंथली फीस कुछ भी नहीं लगता चार्ज। ठीक है, प्लस बात करें उनको स्कूलों में खींचने के लिए, बुलाने के लिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, ठीक है, मिड डे मील जैसी योजनाएं भी चलाई गई हैं। अब मिड डे मील चलाने से क्या फायदा? दो फायदे। एक तो मिड डे मील की वजह से बच्चे जो है स्कूल की तरफ आकर्षित होंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, हमारी लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ेगी। ठीक, और दूसरा फायदा क्या है कि जो मिड डे मील के जो लिस्ट हैं आप दीवारों पर लिखे रहते हैं प्राथमिक विद्यालयों की, आप देखेंगे उसकी मेन्यू जो है, देखेंगे काफी अच्छा खाना। ठीक है, अब सिस्टम में कहीं ना कहीं दो कमियां होती हैं। अब जो मेन्यू है उसके अकॉर्डिंग विद्यालय में चीजें मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं, मगर गवर्नमेंट ने रूल तो बनाया, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वह एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करा रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसके बहस में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब इससे क्या है, कुपोषण दर, ठीक है, जो मेन्यू है अगर वो खाना मिलता है, ठीक है, तो कुपोषण दर जो है वो भी क्या होगा, वो भी नीचे आएगा। ठीक है बच्चों, तो मिड डे मील योजना जो है काफी शानदार। ठीक, अब ये फ्री जो है एजुकेशन ये मिलना चाहिए, तो अब क्या है, संविधान का करना पड़ा संशोधन, क्योंकि इसको बनाना था अधिनियम। ठीक है, तो संविधान का किया गया संशोधन, और संशोधन क्या था, तो बच्चों यहाँ हम देखें 86वां था। जब 86वां संशोधन हुआ तो वर्ष क्या चल रहा था, वर्ष चल रहा था 2002। ठीक है, और ये अधिनियम के रूप में पारित कब हो गया, तो ये पारित हो गया 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी बात आपको जाननी है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था कि इसी से मिलता जुलता, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा जहां पे अच्छे अच्छे विद्यार्थी गलती करेंगे। ठीक, और मैं यहाँ पे बच्चों आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कॉलम बनाया। ठीक है, आइए अब जरा समझते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा अनुच्छेद 21A यानी 21 का। ठीक है, यहाँ पे लिखा अनुच्छेद 45, और यहाँ पे लिखा अनुच्छेद 51A, और इसमें मैंने एक बात ऐड कर दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज का, ठीक है, 11वां, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य। अब देखना बच्चों, यहाँ पे ये डिफरेंट बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला, ठीक ठाक बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, देखो 21A में क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात किया, अनिवार्य शिक्षा की बात किया। ठीक है, अब ये देखो। ठीक, अब इसके बाद से आप अगर देखो अनुच्छेद 45 क्या है, अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अब इसमें क्या कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा राज्य राज्य प्रदान करेगा, राज्य प्रदान करेगा, राज्य प्रदान करेगा। ठीक है, और प्लस इसी में कहा है कि उनकी
देखभाल भी करेगा, देखभाल भी करेगा। ठीक, 51A का, ठीक है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज का 11वां मौलिक कर्तव्य, ये क्या कह रहा है? अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी वही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात आ गई। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता, माता पिता या प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है बच्चों, इतनी बात। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि गलती क्यों होगी। देखो थोड़ा सा जब हम लोग आगे जब बढ़ जाएंगे ना, ठीक है, आप भी अब पढ़ाई कर रहे हो, जब आगे आप लोग बढ़ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, धीरे धीरे चीजें जो है दिमाग से उतरती हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि जो है कि जीएस याद नहीं हो रहा है, ठीक है, याद होगा। ठीक है, मेरी क्लास में बिल्कुल याद होगा, ठीक है, तैयार भी होगा, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी करेंगे। बट ये तो है कि अगर आप इससे एकदम दूरी बना लिए 6 महीने का, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगी। और दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन में होगी। ठीक है, और मैं इस बात को समझ रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस डिफरेंट को यहाँ पे ऐसे क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि कभी भी आपको यहाँ पे कोई डाउट ना रहे, और जब कभी दिक्कत हो तो आप इसको ओपन करके देख लें, क्लियर हो जाए। ठीक, क्वेश्चन अगर पूछा आपसे ऐसे कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता का यह दायित्व होगा कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें। ठीक, अब क्या करेगा? अब यहां आपको अब वो ऑप्शन दे देगा कि क्या बोला है क्वेश्चन में कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके माता पिता, ठीक है, माता पिता का दायित्व होगा कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेगा? ऑप्शन देगा, ऑप्शन 21 बी 21 ए, ठीक है, सी 45 और डी 51 ए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे माता पिता की बात कर रहा है। ठीक ना, माता पिता की, तो माता पिता की बात किया है, तो जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता हैं वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें, ये बात किस में कही गई है? 51 ए में कही गई है। ठीक है, जबकि इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ लिया होता, ठीक है, क्या कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, बच्चों को राज्य निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कीवर्ड केवल पकड़ना है, ठीक ना, कीवर्ड पकड़ना है। तो कीवर्ड क्या, हमको कीवर्ड बस ये देखना है कि निशुल्क और अनिवार्य शब्द अगर यूज हुआ किसके लिए? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा? 41 ए। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 41 ए। और अगर क्वेश्चन ये है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहा है, उनके भी शिक्षा की बात कर रहा है, मगर वहां पे कीवर्ड आपको क्या ध्यान देना है कि अगर यूज हुआ है माता पिता, ठीक है, माता पिता या उनके गार्जियन, ठीक है, उनके गार्जियन यानी संरक्षक, अगर ये कीवर्ड यूज हुआ है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका बच्चों आंसर क्या होगा? ठीक है, इस कंडीशन में आपका आंसर 51 ए। ठीक है, और ये कंडीशन जो होगी 21 ए। ठीक है, तो ये बच्चों बस ध्यान देना है, निःशुल्क अनिवार्य शब्द यूज हुआ 21 ए, माता पिता संरक्षक शब्द यूज हुआ 51 ए, और 6 से 14 वर्ष तक की बात कर लें, ये अगर नहीं यूज हुआ, और यूज क्या हुआ है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क, माता पिता ये सब कुछ नहीं हो। ठीक है, बस क्या कहेगा कि इनकी देखभाल और शिक्षा की बात। ठीक है, तो देखभाल और शिक्षा की बात कर दिया, अगर देखभाल और शिक्षा की बात कर दिया,
तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या हो गया, ऐसी कंडीशन में आपका आंसर हो गया अनुच्छेद 45। ठीक है, तो इसका कीवर्ड क्या होगा, बस ये संख्या 0 से 6, तो 0 से 6 शब्द यूज हुआ 45। शिक्षा की बात तीनों जगह हुई है। तो मुझे लगता है ये बात आपको बच्चों क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल में तो अगला आर्टिकल हम लोग का क्या होगा, अगला आर्टिकल हम लोग का 22। ठीक है, तो देखते हैं 22। अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22। अब अनुच्छेद 22 क्या है, अनुच्छेद 22, तो यहाँ अनुच्छेद 22 के बारे में देखें बच्चों, तो ये गिरफ्तार व्यक्तियों से संबंधित है, संबंधित। ठीक है, तो गिरफ्तार व्यक्तियों से संबंध है इसका। ठीक है, तो अब क्या है, ठीक है, इसको हम लोग बच्चों यहाँ पे अब क्लियर करते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसकी, अब उसकी के बाद यहाँ बच्चों, ठीक है, डैश देंगे। ठीक है, डैश नंबर 1। ठीक है, क्या करना होगा, तो उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक, सेकंड क्या होगा, सेकंड गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देनी होगी, ठीक। थर्ड क्या होगा, थर्ड उसे अपना मनपसंद वकील नियुक्त करने का अधिकार देना होगा। और चौथा जो होगा बच्चों, वो क्या होगा, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। परंतु इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे पॉइंट हम लोग का कंप्लीट होता है और हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से संबंधित है। तो जो व्यक्ति गिरफ्तार होंगे उनको कुछ यहाँ पे सुविधाएं देने की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या बात है, तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले करना क्या होगा, उस व्यक्ति को, ठीक है,
उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक, गिरफ्तारी के कारण बता दिए तो फिर उसकी गिरफ्तारी की सूचना क्या है, उसके घर वालों को देनी होगी। ठीक है, घर वालों को देनी होगी। फिर देखें तो घर वालों को सूचना दे दी गई तो फिर घर वाले क्या करेंगे, अपने बच्चे के लिए मनपसंद वकील नियुक्त करेंगे। ठीक है, मनपसंद वकील नियुक्त करेंगे। ठीक है, अब मनपसंद वकील नियुक्त करने के साथ फिर उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाएगा, उपस्थित किया जाएगा। तो कोई व्यक्ति अपराध करता है बच्चों, तो अपराध करने के बाद 24 घंटे के अंदर जब वो अरेस्ट होगा ना, तो अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि 24 घंटे की टाइमिंग जो है वो काउंट कहाँ से होती है, जब गिरफ्तार करके, मान लीजिए केरल में गिरफ्तार किया उसको 2 जून को, ठीक है, और उसको यूपी ले आया गया, ठीक है, 6 जून को। तो 6 जून को ले आए तो जिस जिला का, ठीक है, वो अपराध, जिस जिले में अपराध किया है और जिस थाने से संबंधित होगा वो, तो उस थाने में जो उसकी टाइमिंग दर्ज होगी रजिस्टर में, ठीक है, वहां से 24 घंटे की, ठीक है, काउंटिंग शुरू होगी। तो वहां से 24 घंटा गिना जाएगा और उसके अंदर ही क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कर देना है। और फिर मजिस्ट्रेट जो है देखेगा कि क्या वास्तव में जो है कि ये कहीं से अपराधी लग रहा है, तो लगेगा कि हाँ अपराधी लग रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, जेल भेज देगा। और फिर उसके बाद तारीख पड़ेगी, ठीक है, आएगा, सुनवाई होगी, ऐसे ही केस चलते रहते हैं। और उसके बाद से फिर क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट होगा एटलीस्ट सबूत के आधार पे उसको सजा सुना। ठीक है, तो यही बात है बच्चों अनुच्छेद, ठीक है, किससे, 22। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 22। ठीक, या फिर अनुच्छेद 22 में कहा क्या गया है, तो अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। ठीक है, गिरफ्तारी की सूचना उसके घर वालों को दी जाएगी, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कर दिया जाएगा। ठीक है, और तो और जो है उसे अपना मनपसंद वकील नियुक्त करने का अधिकार दिया जाएगा। आपने देखा होगा फिल्मों में, कोई अपराध करता है तो देखा करो फिल्मों में दिखाता है कि फला वकील है, बड़ा नामी वकील, जहाज से जो है कि आ रहा है, ठीक है, और जो है माना जाता है कि ये इतना बड़ा वकील है कि केस हारेगा ही नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा सीन। तो अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप ऐसे वकील हायर कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। और जो नहीं कर सकता है तो फिर वो क्या करेगा, तो बच्चों 3 संस्थाएं हैं, ठीक है, मैं उसकी भी चर्चा कर दूं। 3 संस्थाएं हैं, जैसे एक संस्था है नलसा, ठीक है, दूसरा है तलसा, और तीसरा है डलसा। ठीक है, तो देखो बच्चों, बस ये यहाँ ऐसे ध्यान दें अगर हम, ठीक है, तो ये नलसा, ये नेशनल नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। तो अगर कोई अपराधी, ठीक है, या किसी व्यक्ति का केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में, और उस व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं है कि वो वकील हायर कर सके, सुप्रीम कोर्ट के खर्च को एफर्ड कर सके, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, ऐसी स्थिति में नलसा नामक ये जो संस्था है उसमें ये जाएगा और उसके बाद से अपनी कंडीशन बताएगा। ठीक है, तो उसके जो भी प्रोसेस होंगे, ठीक है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, गवर्नमेंटेड वकील जो है उस व्यक्ति को मुहैया करा दिया जाए। ठीक, और अगर केस जो है गया है कहाँ, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, ठीक है, हाई कोर्ट, तो अब हाई कोर्ट में गया है तो क्या है, ये एस यानी स्टेट, तो सलसा नामक जो संस्था है उसमें जाना होगा, वो वकील मुहैया कराएगा। और केस अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, जिला न्यायालय में, जलसा, ठीक है, जलसा। तो ये बच्चों 3 संस्थाएं होती हैं जो कोई भी अगर अपना केस जो है नहीं लड़ सकता, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ये संस्थाएं क्या करती हैं, उसका सपोर्ट करती हैं। ठीक है, वकील मुहैया कराती। ठीक, तो हम लोग का बच्चों अनुच्छेद 22 जो है कंप्लीट हुआ। तो अनुच्छेद 22 के कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि दूसरा मौलिक अधिकार भी क्या है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं तीसरे मौलिक अधिकार में। ठीक है, तो अब हम देखें, तो लिखते हैं इसको जरा, तीसरा तीसरा मौलिक
अधिकार, ठीक है। तीसरा मौलिक अधिकार, ठीक है। क्या है तीसरा मौलिक अधिकार? तो तीसरा मौलिक अधिकार है, आप लोग को मालूम होगा, मैंने फर्स्ट क्या बताया था, समानता का अधिकार, दूसरा क्या बताया था, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल क्या होगा बच्चों? आर्टिकल हो गया ये 23-24, ठीक है, 23-24, ठीक है। तो ये 23-24, अब इसमें हम लोग को देखना है अनुच्छेद 23, ठीक है। देखना क्या है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, तो क्या है अनुच्छेद 23 में? आइए हम लोग इस बात को अब समझते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 क्या है? इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं कराया जाए, यानी कि क्या, इसमें बलात् श्रम के प्रतिषेध की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें अनुच्छेद 23 क्या, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बलात् श्रम का प्रतिषेध, बलात् श्रम का प्रतिषेध, ठीक है। तो बलात् श्रम के प्रतिषेध की बात की गई है। अब बलात् श्रम का प्रतिषेध की बात करें तो पूरी बात इसमें क्या है, तो कहा गया है कि इस अनुच्छेद, शॉर्ट में लिखूंगा अनुच्छेद को, इस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं कराया जाएगा, कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं कराया जाएगा, और ना ही उससे बेगारी कराई जाएगी, ठीक है, कराई जाएगी। और यहाँ पे कुछ और वर्ड भी मैं यूज करूंगा, ठीक है, कुछ और वर्ड भी यूज करूंगा, ठीक है। तो अब देखें, जैसे यहाँ पे बच्चों दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, मनुष्यों का क्रय विक्रय, ठीक है। ये क्या है, क्रय विक्रय। इस टाइप के कार्य को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, ठीक है। आइए समझते हैं इस बात को, ये है क्या, ठीक है, पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें बच्चों, बलात् श्रम का प्रतिषेध, बलात् मतलब क्या, बलपूर्वक, फोर्सफुली, ठीक है, लेबर, श्रम, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है अनुच्छेद 23 कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, हम फोर्स करके उससे कोई काम करने को नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो आसान तरीके से समझें, तो अब हमको कहीं जाना है, सिंपल बात, ऑटो वाला ऑटो में सोया पड़ा है, रिक्शा वाला है सोया पड़ा है, और हम गए, बोला हम लोगों ने कि फला जगह चलोगे, उसने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे। तो अब जो है ऐसी कंडीशन में हम उसके ऊपर ये दबाव नहीं डाल सकते हैं, या बलपूर्वक मार के, गाली दे के, या जिस भी तरह से हम उसको जो है
ये कह नहीं सकते कि हमें तुम यहाँ पे ले चलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं कराया जाएगा, यानी बलात्कार का प्रतिषेध कर दिया गया है, रोक दिया गया है, ठीक। प्लस उसमें एक बात और क्या जोड़ा है कि ना ही उस व्यक्ति से बेगारी कराई जाएगी। अब बेगारी कराया जाना मतलब क्या कि ऑटो में चलो बैठ गए, वो रेडी हो गया, ठीक है ले चलेंगे, और वहां जाके उसको पैसा नहीं दिए, वो क्या हो गया, बेगारी हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बेगारी शब्द को बड़े ही वृहद तरीके से परिभाषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपने तय करा लिया कि 50 रुपए हमारा किराया होगा, ठीक है, ठीक है, 50 रुपए किराया होगा, और आप अगर अपने स्थान पे पहुंच के 40 रुपए देते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, बेगारी की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, बेगारी की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बेगारी मतलब ये नहीं कि केवल काम करा के पैसा ना देना, कम दिए तय करा के तो भी वो क्या होगा, बेगारी में सम्मिलित, ठीक है। अब अगली बात देखें, ये जो आर्टिकल है 23, ठीक है 23, अब इसमें देखो और भी सारी चीजें शामिल हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, मनुष्यों का क्रय विक्रय, ठीक है, क्रय विक्रय जैसा, ठीक है, क्रय विक्रय जैसा अपराध जो है वो दंडनीय अपराध है। ये बात किस अनुच्छेद में लिखा है, ठीक है, तो ये भी किस में लिखा है, अनुच्छेद 23 में, ठीक है। इसको थोड़ा बच्चों में सही कर दूं। ठीक है, क्रय विक्रय, ठीक है, अब क्लियर है, क्रय विक्रय, ठीक है, अपराध घोषित किया। तो दास प्रथा क्या, अब आप जान रहे होंगे दास प्रथा क्या होता है। तो दास प्रथा मतलब यह है बच्चों कि जैसे आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में कटप्पा, ठीक ना, कटप्पा वो क्या है, दास प्रथा, ठीक है, कि मतलब अब एक व्यक्ति कोई है, ठीक है, वो किसी राजा के वहां दास है, ठीक है, तो अब उसका बेटा जो है वो भी दास, ठीक है, उसका बेटा वो भी दास, तो ये क्या है, प्रथा के रूप में चली आ रही है, ठीक है। तो आर्टिकल 23 ने क्या किया, ऐसी प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है, ठीक। दूसरी बात, बंधुआ मजदूरी, बहुत से ऐसे पहले केस देखे जाते, आज़ादी के बाद भी ईंट वीट के भट्टे वट्टे होते थे, तो वहाँ पे जो है कि मजदूरों को फोर्सफुल्ली, ठीक है, वहाँ पे रखा जाता था और काम कराया जाता था, उनको वहाँ से जाने नहीं देते थे, ठीक है। अगर वो भाग रहे हैं तो मार देना, गोली मार देना, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों को भी क्या किया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। और मनुष्यों का क्रय विक्रय, तो मनुष्यों के क्रय विक्रय में बात करें बच्चों तो बहुत पहले थे, ठीक है, पुरुष पुरुष जो है बिकते थे, ठीक है, बिकते थे। तो अब ये बिकने वाला जो सिस्टम है ये तो खत्म हो गया, मगर आज भी इसका एक दूसरा रूप है, वो क्या, स्त्रियों का क्रय विक्रय, ठीक ना। आज भी क्या होता है, लड़कियों को जो है खाड़ी देशों में और तमाम जगहों पे, ठीक है, बेच देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के भी कार्य क्या है, दंडनीय अपराध घोषित किए, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत बलात्कार श्रम का प्रतिषेध किया गया है, 23 के तहत। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं कराया जाएगा और ना ही बेगारी कराई जाएगी, अनुच्छेद 23। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी और मनुष्यों का क्रय विक्रय जैसा कार्य जो है कानूनन दंडनीय अपराध है। आपका आंसर क्या हो गया, अनुच्छेद 23, ठीक है बच्चों। तो ऐसे जो है क्वेश्चन जो है हम लोग के बनेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर, ठीक। अब आते हैं हम लोग बच्चों अनुच्छेद 24 पे, ठीक है, आर्टिकल 24। अनुच्छेद 24, ठीक है। अब अनुच्छेद 24 जो है ये क्या है, ठीक है। तो अब बात कर लें यहाँ पे, ये भी क्या है, जो 14 वर्ष से 14 वर्ष से हम लिख दें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य से कार्य से संबंधित, ठीक है, संबंधित
संबंधित। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी लाइन को जरा हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो 6 से नहीं सॉरी 6 से पहले मैं समझाया था, वही बात दिमाग में आ गई। ठीक है, 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम कम आयु के कम आयु के किसी भी बच्चों को किसी भी बच्चों को कारखानों खदानों या अन्य किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में न लगाना। ठीक है, अब इसको हम लोग समझ लें। ठीक है, किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, समझते हैं इस बात को। ये क्या कह रहा है बच्चों, अनुच्छेद 24। तो 14 वर्ष से कम आयु का, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु का अगर कोई भी बच्चा है, तो पहली बात कोई फैक्ट्री है, ठीक, या कोई खदान, जैसे कोयले के खदान होता है, कोल माइंस वगैरह, ठीक है, तो ऐसे जगहों पे उसको काम पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, उम्र उसकी क्या 14 साल से कम है, तो ऊपर है लगा सकते हैं। ठीक, तो 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो कारखानों में खदानों में काम पे नहीं लगाएंगे। प्लस एक बात उसमें स्पष्ट तौर पे ऐड किया है कि हर वो स्थान जिसमें उसकी जान को खतरा, यानी जोखिमपूर्ण कार्य, ठीक ना, जोखिमपूर्ण कार्य, ठीक है, में नहीं लगाया जाएगा। तो जहां भी खतरा है, ठीक है, जहां भी खतरा है वहां कार्य पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, नहीं लगाया जाएगा। ठीक, अब बाल मजदूरी संरक्षण अधिनियम, ठीक ना, अब ये जो बाल मजदूरी अधिनियम है ये भी किसका भाग है, ये भी भाग किसका है, अनुच्छेद 24 का। तो अगर पूछा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कि बाल मजदूरी अधिनियम, बाल मजदूरी अधिनियम, ठीक है, ये किसमें शामिल है, तो अनुच्छेद 24 में, बाल मजदूरी अधिनियम। अच्छा, अब बच्चों एक बात अगर मैं आप लोग से कहूं तो शायद आप लोग को आश्चर्य हो कि हमारा संविधान लिखित है, ठीक ना, हमारा संविधान लिखित है, तो अब लिखा क्या है हमारे संविधान में कि 14 साल से कम आयु का कोई अगर बच्चा है तो कारखानों में काम पे नहीं लगाओगे, खदानों में नहीं लगाओगे, और हर वो स्थान जो जोखिमपूर्ण है यानी जान का खतरा है वहां काम पे नहीं लगाओगे। ठीक, अच्छा, जहाँ पे जान का खतरा न हो तो क्या वहां पे लगा सकते हैं काम पे, ठीक है, तो यहीं पे बात फंसती है, बिल्कुल लगा सकते हैं। जहाँ पे जान का खतरा नहीं है, 12 साल का ही बच्चा है, ठीक है, तो वहां पे भी काम पे हम लगा सकते हैं, बस जान का खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ और मैंने एक बच्चे को रख लिया कि मुझे जो है पानी ला के दे देना, ठीक है, पानी ला के दे देना, ठीक है, और अगर जो है कंप्यूटर वगैरह जो है हमने कह दिया बस ऑन वन कर देना, तो यहाँ कोई जान का खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं, तो क्या मैं काम पे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। ठीक है, बट इसके बच्चों है कंडीशन, ठीक है, इसके कंडीशन है, ये कंडीशन आपसे पूछेगा नहीं, मगर एक नॉलेज की बात है, ये आप अगर कमेंट में मुझसे ये बोलेंगे कि सर वो क्या कंडीशन है कि जब 14 साल से कम आयु का कोई बच्चा, ठीक है, काम पे लग रहा है तो बाल मजदूरी, ठीक है, अधिनियम में नहीं आएगा, ठीक ना, नहीं आएगा। अगर आप कमेंट में ये जानना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे बताइएगा, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, वरना फिर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को जानने की जरूरत नहीं है। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको जानना है तो कमेंट में आप मुझसे कहिएगा, ठीक है।
तो मैं जब कमेंट पढ़ूंगा तो उसमें मैं फिर क्या करूंगा आपको अगली क्लास में, ठीक है, वो कौन से कंडीशन है जब 14 साल से कम आयु के बच्चों को जान का खतरा अगर नहीं है तो भी काम पे लगाया जा सकता है, तो उन सारी कंडीशनों की चर्चा मैं करूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 22 हमारा, अनुच्छेद 24 हमारा क्लियर हुआ। तो बहुत आसान सा, फिर वही इंटरचेंज करके क्वेश्चन क्या कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को कारखानों खदानों में काम पे न लगाने की बात किस अनुच्छेद में की गई है, 24 में की गई है, या अनुच्छेद 24 में कहा क्या गया है। तो सिंपल बात कि 14 साल से कम आयु का बच्चा है तो उसको कारखानों में खदानों में और किसी भी खतरे भरे स्थान पे काम पे नहीं लगाया, ठीक है। और दूसरी बात, बाल मजदूरी अधिनियम जो है वो किस आर्टिकल का भाग है, ठीक ना, किस अनुच्छेद का भाग है, तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 24, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो अनुच्छेद 24 खत्म, तो अनुच्छेद 24 खत्म, तो इस बात का मतलब यह है बच्चों कि थर्ड फंडामेंटल राइट जो है वो भी कंप्लीट, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ, ठीक है, चौथा फंडामेंटल राइट, चौथा मौलिक अधिकार, ठीक। तो लिखते हैं यहाँ पे चौथा मौलिक अधिकार, ठीक है, क्या है, तो धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का का अधिकार, ठीक है बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये बच्चों हो जाएगा 25 से, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28, ठीक है। तो हम लोग देखें सबसे पहले अनुच्छेद 25, ठीक है, अनुच्छेद 25, ठीक है, क्या है अनुच्छेद 25 में, इस बात को अब समझते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 जो है यहाँ पे लिख दें, धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से से संबंधित, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित है। अब इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, कि भारत में कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको, ठीक है, उसको अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, ठीक है, और अपने धर्म के प्रचार की जो स्वतंत्रता है वो क्या होगी, वो इसे प्राप्त होगी, ठीक है। तो यही बात इसमें लिखा है बच्चों, और क्या है उसका पूरा मतलब, ठीक है, और क्या वास्तव में हमको धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के तहत प्राप्त है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे अभी कुछ उदाहरणों के द्वारा, ठीक। तो पहले लाइन कंप्लीट कर लेते हैं जरा कि प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति को व्यक्ति को अंतःकरण की अंतःकरण की कॉमा लगा देंगे, धर्म को धर्म को मानने की मानने की धर्म के अनुसार धर्म के अनुसार आचरण करने की तथा तथा अपने अपने धर्म के प्रचार की प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त हो,
प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात जो है हम लोग को दिख रहा है किसमें, अनुच्छेद 25। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे इसका मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है, प्लस अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो क्रम वाइज हम देखें तो अंतःकरण का मतलब बच्चों क्या हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, अपने धर्म के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो अंतःकरण मतलब बच्चों ये हो गया, ये हम जो है, ठीक है, एकदम दिल से, आंतरिक मन से, ठीक है, जिस धर्म के हैं उस धर्म को हम मान रहे हैं, ठीक है, तो वही क्या हो गया, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। हम लोग अक्सर रोड पे से जब गुजरते हैं, ठीक है, तो मंदिर आया तो हम जो है हाथ नहीं भी जोड़ते हैं, रुकते भी नहीं हैं, अगरबत्ती, फूल, माला, नारियल कुछ भी चढ़ाते नहीं हैं, परंतु जो है गुजरते समय ही थोड़ा सा हम लोग जो है सर हल्का सा बस ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि अंदर से, इंटरनली हम जो है अपने ईश्वर को मान रहे हैं। ठीक, तो अब क्या है, ऐसा करने से क्या हमें कोई रोक रहा है, नहीं, तो यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। ठीक, दूसरी बात करें धर्म को मानने की। अब धर्म को मानना क्या भाई, सिंपल, हमसे अगर किसी ने पूछा कि सर आप किस धर्म से हैं, ठीक है, तो मैं सीधे बोल सकता हूं कि मैं हिंदू धर्म से हूं। ठीक है, वो कोई मुस्लिम व्यक्ति है या क्रिश्चियन है, उससे पूछा गया, वो भी बता सकता है कि मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ। ठीक है, तो हर धर्म के लोगों को आज़ादी। ठीक है, और प्रस्तावना में मैंने आप लोग को बता रखा है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य भी मैंने बताया था। ठीक है, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य सभी धर्मों का समान भावना से आदर एवं सम्मान करेगा। तो मैंने उस समय बताया था कि क्या वास्तव में भारत पंथ निरपेक्ष है, बिल्कुल। कैसे है, हमने बताया था बच्चों कि अगर ईद, ठीक है, ईद की छुट्टी हुई तो हिंदुओं का दिवाली, होली का भी छुट्टी, क्रिश्चियनों का क्रिसमस डे आने वाला है, ठीक है, इसकी भी छुट्टी होगी। तो हर धर्म के लोगों की छुट्टियां, ठीक है, हर धर्म के लोगों का पूजा स्थल, ठीक है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ठीक है, मस्जिद है, मंदिर भी है। ठीक है, तो ये क्या, तो अब वही मैं कह रहा हूं कि धर्म को मानना, तो हमसे किसी ने पूछा, मैंने कहा मैं हिंदू धर्म से हूं, तो क्या मुझे ऐसा बोलने से कोई रोक लेगा कि सर आप टीचर हैं और आप जो है क्यों खुलेआम कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म के हैं। भाई ये फंडामेंटल राइट मुझे भी तो प्राप्त है। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कोई ऐसा तो बोल नहीं रहा हूँ कि जिससे कि सामाजिक अव्यवस्था भी फैल जाए, ठीक है, लोक व्यवस्था बिगड़ जाए। हमसे पूछा, मैंने बताया। ठीक, दूसरी बात, धर्म के अनुसार आचरण करना, सिंपल बात आप समझ रहे होंगे। आचरण करना, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आचरण करना मतलब क्या, कि भाई मंदिर जा रहे हैं, थाली वाली में जो है कि अगरबत्ती उत्ती फूल लिए निकले हुए हैं, ठीक है, और जाके मंदिर में नारियल फोड़ रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, तो क्या हो गया, धर्म के अनुसार आचरण करना। हाथ में अगर जो है मेरे ये रक्षा सूत्र बंधा हुआ है, तो ये क्या है, आचरण करना। ठीक है, आचरण करना, तो धर्म के अनुसार आचरण करना। और अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता, यहाँ बच्चों थोड़ा अलर्ट रहना, ठीक ना, प्रचार की स्वतंत्रता, यहाँ थोड़ा अलर्ट रहना। कि जैसा कि अगर आप लोग से पूछा जाए कि मान लो मैं हिंदू धर्म से हूँ और मुझे कोई ईसाई धर्म का व्यक्ति मिल गया और मैं उसको लगा समझाने बुझाने कि देखो हम लोग का हिंदू धर्म जो है, सनातन संस्कृति जो है हम लोग की पूरी तरह जो है साइंस पे बेस्ड है, ठीक है, और मैं उसको अपनी बातों में, ठीक है, उलझा ले गया, और उसको क्या मैंने उलझा ले गया शब्द नहीं यूज करेंगे, कन्विंस कर लिया। ठीक है, मैंने उसको कन्विंस कर लिया इस बात के लिए कि तुम क्रिश्चियनिटी जो है छोड़ो और जो है सनातन संस्कृति में आ जाओ। तो अब अगर मेरी बात से कन्विंस होके वो मान लीजिए क्रिश्चियन धर्म छोड़ के एक्सेप्ट कर लिया हिंदू धर्म, तो मेरा ये कार्य वैधानिक होगा या अवैधानिक, यानी मतलब जो है लीगल होगा कि इलीगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिमाग में कुछ बच्चों के आ सकता है कि ये तो जो है इलीगल है। नहीं बच्चों, ये लीगल है। अगर मैंने कन्विंस कर लिया और वो अपना धर्म चेंज कर दिया, तो ये क्या है, ये लीगल। क्यों लीगल है, प्रचार, ये प्रचार की जो स्वतंत्रता है ना,
यही मुझे अधिकार देना है, ठीक है। प्रचार गलत कब होगा? दो कंडीशन में। पहला ये, मैंने क्या किया, कहा कि भाई तुम लोग की आर्थिक स्थिति खराब, एक काम करो 25 लाख ले लो और क्रिश्चियन धर्म छोड़ो, हिंदू धर्म में आ जाओ। अगर मैंने ऐसे किया तो फिर क्या है, इलीगल हो गया, ठीक। या फिर धमकी दिया कि अगर नहीं माने तो फिर आप देख लेना सुबह तक तुम्हारे परिवार का क्या अंजाम होता है, ठीक। इस टाइप की बात किया, धमकी दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा करके मैं धर्मांतरण करा दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया, तो फिर क्या होगा, वो गलत कार्य होगा, ठीक है। और उस पर मुझे, ठीक है, कानूनी रूप से सजा भी मिल सकती, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने आज जो है अनुच्छेद 25 तक कवर कर लिया है। और मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि मैं आराम से चल रहा हूं चीजों को लेके, ताकि जो है एक एक बिंदु क्लियर हो जाए, ठीक है। और आपको जो है कहीं किसी भी शब्द में, किसी भी क्वेश्चन में कोई जो है कंफ्यूजन ना रहे, आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लें, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्लास को लेके चल रहा हूँ, जल्दी जल्दी खत्म करने वाला, ठीक है। ये इस सिस्टम में बच्चों नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आराम से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने आज जो है 25 तक के आर्टिकल को कंप्लीट किया। कल हम लोग जो है देखेंगे अनुच्छेद 26 से, ठीक है। तो आपको कोई भी नॉलेज, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट में, ठीक है, लिखिए, ठीक है। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ही दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है।